हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग जो चर्चा करने वाले जिस चीज़ पर दोस्तों वो है आज कोशिका एवं उत्तरगत सेल एंड टिश्यू है दोस्तों। इससे दोस्तों बिहार दरोगा में बायोलॉजी सेक्शन चालू है दोस्तों। बायोलॉजी से दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा बीपीएससी में देखने को मिलेगा दोस्तों। मतलब हर एक एग्जाम में बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो आज के ज़माने में दोस्तों थोड़ा वेटेज बढ़ गया है, इसलिए आप लोग इस सीरीज में जरूर से भाग लीजिए। दृष्टि का क्विक बुक है दोस्तों। इसमें थ्योरी कवर करवाया जा रहा है दोस्तों, थ्योरी को कवर करवाया जा रहा है। उसके बाद साथियों ऑब्जेक्टिव भी कवर करवाया जाएगा। प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा साइंस करके, बिहार दरोगा साइंस करके प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा। उसमें आप लोग जाके जरूर से जरूर भाग लीजिएगा दोस्तों। और एक बार जरूर इस थ्योरी को पढ़िएगा, जिससे आपको थ्योरी कवर हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आप भाई बहनों को आसानी होगा साथियों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा साथियों। इससे पहले जैविक वर्गीकरण का चैप्टर करवाया गया है। एक चैप्टर, एक वीडियो में एक चैप्टर रहेगा दोस्तों। लंबा वीडियो रहेगा, 1 से 1.5 घंटे का। आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम से जुड़िए। एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। परिचय है साथियों। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिकाएं स्वतः जन्म का सामर्थ्य रखती है। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती है। ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय, और ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं साथियों। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज, क्या बोला गया, सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूएन हॉक ने की थी साथियों। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम और कोशिका की खोज सिर्फ रहेगा दोस्तों तो रॉबर्ट हुक जाएगा, और सर्वप्रथम जीवित और मुक्त कोशिकाओं को खोजेगा तो ल्यूएन हुक को ऑप्शन में दिया जाएगा दोस्तों। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है साथियों। नामक परजीवी जीवाणु की एवं संसार की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा दोस्तों, एग ऑफ ऑस्ट्रिच होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्युल्स होते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है साथियों? सेरिबेलम की ग्रेन्युल सेल होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम होता है तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन होता है दोस्तों। कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं मूल रूप से 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक साथियों। चलिए हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है? इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है साथियों। इसमें केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स और केंद्रिका न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। क्या रहता है? यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होता है, और इसमें पाए जाने वाले गुणसूत्र क्रोमोजोम्स जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए द्वारा निर्मित होते हैं, वे कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र तथा न्यूक्लियोटाइड में मौजूद रहते हैं तथा ये कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा में बिखरे रहते हैं साथियों। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और गोल्जिकाय और लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। देखिए कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, गोल्जिकाय और लाइसोसोम अनुपस्थित होता है साथियों। ये सीरीज दोस्तों बिहार दरोगा और बीपीएससी को देखते हुए किया गया 69वीं बीपीएससी दोस्तों। और बिहार दरोगा अपकमिंग बहुत जल्द दिया जाएगा दोस्तों। बिहार पुलिस में भी काम करेगा दोस्तों, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया साथियों। इसलिए आप लोग साइंस सीरीज में जरूर से जरूर भाग लीजिए और इसको जरूर से जरूर 1 से 2 बार थ्योरी को देखिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, उसमें जरूर से जरूर भाग लीजिए। चलिए, परंतु क्या बोला गया? कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, गोल्जिकाय और लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों, परंतु 70 सेल्स प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है और एवं हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन की कमी होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है। प्रोकैरियोटिक में इस प्रकार का कोशिकाएं जीवाणु और नीलहरित शैवालों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका? तो जीवाणु और तथा नीलहरित शैवालों में पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट तो पेज की तरफ बढ़ते हैं साथियों। चलिए थोड़ा देख लेते हैं गुणसूत्र किस तरह होता है। गुणसूत्र देखिए, न्यूक्लियोटाइड क्षेत्र किसे कहते हैं? जो बीच में रेखा रेखा है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र न्यूक्लियोटाइड क्षेत्र कहते हैं। अब पिल्लई किसे कहते हैं दोस्तों? पिल्लई देखिए ब्लैक में जो चल रहा है इसे पिल्लई कहते हैं। और राइबोसोम देखिए साथियों, ये जो चौड़ा चौड़ा पट्टी है दोस्तों, इसे हम राइबोसोम कहते हैं। खाद कणिका पीला वाला भाग को क्या कहते हैं साथियों? खाद कणिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम पाइप को कहते हैं दोस्तों, जो इसे मिलावट घुरा हुआ फ्लैजिलम प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम है दोस्तों। जो बड़ा ऐसा झिल्ली है दोस्तों, उसको कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। और दोस्तों ब्लू ढंग के जो है कोशिका द्रव है और पीला जो है प्लाज्मा झिल्ली है दोस्तों, तरल पदार्थ की तरह। कोशिका भित्ति देखिए, बीच वाला वो कोशिका भित्ति कहते हैं। और कैप्सूल जो बीच में है इसे कहते हैं कैप्सूल साथियों। चलिए हम लोग प्रोकैरियोटिक संरचना देखें दोस्तों कोशिका की। आप देखिए यूकैरियोटिक सेल्स की, यूकैरियोटिक कोशिका को चलिए हम लोग देखते हैं साथियों। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होते हैं। कोशिका दर में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग सेल ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। इसमें 70 सेल्स और 80 सेल्स दोनों प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों। फिर से देखिए दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली, इसमें दोस्तों केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये सब अनुपस्थित होता है दोस्तों। अब कोशिका दर में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग सेल ऑर्गन्स यानी उपस्थित होते हैं। इसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के, मतलब एस मतलब दोस्तों सेल, मतलब सेल में 70 कोशिका और 80 कोशिका दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है तथा हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। क्या होता है दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में? हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। विषाणु और जीवाणु को छोड़कर ये कोशिकाएं सभी पौधे तथा जंतु में पाए जाते हैं साथियों। चलिए कोशिका द्रव्य अंगक साइटोप्लाज्मा ऑर्गन्स। कोशिका दर में विभिन्न अंग पाए जाते हैं जो एक ही निश्चित कार्य करते हैं। इसका वर्णन निम्नलिखित है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं साथियों। माइटोकॉन्ड्रिया यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में साथियों, जिसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की समरूप रचनाएं मीसोसोम में पाई जाती है, जो श्वसन और कोशिका विभाजन का कार्य करती है साथियों। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को तोड़ने से ऊर्जा मुक्त होता है साथियों, जिससे जो एटीपी एडेनोसाइन ट्रिम्फोसाइट के रूप में संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए एवं 70 सेल्स राइबोसोम पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण है। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। लवक देखिए साथियों, लवक यानी प्लास्टिड बोलते हैं इसे दोस्तों। लवक सभी पादप कोशिकाओं व कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में पाए जाते हैं। लवक कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। इनमें पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के वर्णकों के आधार पर सिम्पर ने इन्हें 3 वर्गों में बांटा है साथियों। हरित लवक देखिए दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट साथियों। यह पर्ण हरित की उपस्थिति के कारण हरे रंग हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है साथियों? क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है।
ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र हैं, इसलिए ये सिर्फ प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। वर्णिल साथियों क्रोमोप्लास्ट ये हरे रंग को छोड़कर पौधे में पाए जाने वाला अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसे कच्चे टमाटर पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं, क्योंकि उनके हरित लवक वर्णिलवकों में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात तीनों प्रकार के लवक को आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। रंग देखिए दोस्तों, वर्ण देखिए। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? एंथ्रोसाइनिन के कारण। सेब का लाल रंग किस कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के। दोस्तों टमाटर का लाल रंग आप लोग जानते होंगे साथियों, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। दोस्तों पपीता का पीला रंग साथियों प्रोकैरिका जेंथून के कारण। दोस्तों पपीता का पीला रंग कैरिका जेंथिन के कारण। दोस्तों गाजर का लाल रंग साथियों केरोटीन के कारण होता है, और हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है साथियों? जेंथोफिल के कारण। किसके कारण? जेंथोफिल साथियों। अब वर्णिल देखिए, ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन लवक होते हैं जो पौधों की संचय अंगों में पाए जाते हैं। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, अर्थात जड़ एवं भूमिगत तनों में, जैसे मक्का, आलू और गेहूं आदि है। दोस्तों अंतःपरद्रवी जालिका साथियों, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं हम लोग। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले चपटी नलिका सदृश रचनाएं हैं जो कोशिका में अंतःझिल्लिका तंत्र मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है। ये केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली होती है। यह लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। यह अतः कोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण करती है एवं केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिकी पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। यह दो प्रकार की होती है। देखिए तो साथियों, चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका कैसा होता है? इसकी सतह पर राइबोसोम्स की अनुपस्थिति के कारण, राइबोसोम की चिकनी परत का अनुपस्थिति के कारण यह चिकनी स्मूथ होती है। यह लिपिड और एस्टेरॉइड संश्लेषण में सहायक होती है साथियों। देखिए खुरदरी अंतःपरद्रविका जालिका किस तरह होता है साथियों? राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण, खुरदरी में राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह खुरदरी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण व स्रवण में सक्रिय में भाग लेती है साथियों। गोल्जी बॉडी दोस्तों, गोल्जी काय को पौधे में डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य मैक्रोमोलिक्यूल्स है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का संवेष्टन, पैकिंग, संग्रहण, स्टोरेज व सरवन सेक्रेशन करना है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का प्रमुख स्थल है दोस्तों। ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण प्रमुख स्थल है। राइबोसोम्स देखिए दोस्तों, यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए व प्रोटीन से बनी होती है। इसे ही हम लोग राइबोसोम को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों। जिन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, ये अंतःपरद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होती है या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। जंतु कोशिका में इन्हें सर्वप्रथम जॉर्ज पेलेड नामक वैज्ञानिक ने खोजा था दोस्तों। अतः इन्हें पैलेड कण भी कहा जाता है साथियों। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। राइबोसोम्स का निर्माण केंद्रिका न्यूक्लियस के द्वारा होता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका न्यूक्लियस के द्वारा होता है साथियों। लाइसोसोम क्या है साथियों? लाइसोसोम ये जंतु कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका निर्माण गोल्जी कार्यों में होता है। अतः ये अंतःकोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होते हैं।
कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देता है। इसी कारण इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है दोस्तों। सुसाइड बैग या पाचन थैली भी कहा जाता है। स्फीरोसोम देखिए दोस्तों, स्फीरोसोम ये पादप कोशिका के लाइसोसोम कहे जाते हैं। ये पादप कोशिका के लाइसोसोम कहे जाते हैं। ये वसा का संश्लेषण व संग्रहण करते हैं। तारक काय व तारक केंद्रक, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल दोस्तों, ये सभी जंतु कोशिका व निम्न पादपों की कोशिकाओं फंजाई, ब्रायोफाइटा, फर्न, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तारक काय दो बेलनाकार संरचनाओं तारक केंद्रकों से मिलकर बना होता है। माइक्रोबॉडी साथियों, प्रोक्सीसोम ये पौधों में होने वाले प्रकाशीय श्वसन तथा कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 उत्पादन में सहायक होते हैं। प्रोक्सीसोम साथियों, गलाई ऑक्सीसोम दोस्तों, यह मुख्यतः गलाई ऑक्सीलेट चक्र ग्लूकोनियोजेनेसिस में भाग लेते हैं। रसधानी देखिए दोस्तों, वैक्यूल कोशिका दर में जल, रस तथा उत्सर्जित पदार्थों को घेरने वाली एक संरचना पाई जाती है जिसे रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानी दोस्तों। रसधानी एकल झिल्ली से घिरी होती है। पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% तक स्थान घेरती है एवं उसे कठोरता एवं सहारा प्रदान करती है। कुछ विशिष्ट रसधानी अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का कार्य भी करती है। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। कोशिका में अचल संपत्ति किसे कहा जाता है साथियों? अचल संपत्ति को कहा जाता है केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक देखिए, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक कोशिका का निर्माण केंद्र होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम तथा जीन उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम तथा जीन क्या होते हैं साथियों? उपस्थित रहते हैं। प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं यानी बैक्टीरिया, तन्नील, हरित शैवाल आदि में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है दोस्तों। आदि में केंद्रक क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। सॉरी दोस्तों, आदि में केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। इसी कारण इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। केंद्रक निम्नलिखित 4 भागों से मिलकर बना होता है दोस्तों। इसे केंद्रिका झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, या दोहरी परत की एक झिल्ली जो केंद्रक को चारों ओर घेरे रहती है। इसके द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव से पृथक रहता है और बाहरी झिल्ली अंतःपरद्रवी जालिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल व पारदर्शी द्रव पाया जाता है जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रिका न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार झिल्ली रहित रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व होता है। यह राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण स्थल है, अतः इसे आरएनए का भंडार गृह कहा जाता है। सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में केंद्रिका की संख्या अधिक व उनका आकार भी बड़ा होता है साथियों। क्रोमोटिन जलिका, क्रोमोटिन नेटवर्क दोस्तों, केंद्रक द्रव में अत्यधिक महीन व विस्तृत धागेनुमा रचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्रोमोटिन जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोटिन जाल साथियों। विभाजन के समय यही क्रोमोटिन जाल संघनित व व्यवस्थित होकर मोटी छड़ रोड जैसी हो जाती है जिससे गुणसूत्र क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोटिन डीएनए एवं प्रोटीन से बनी रचना होती है। गुणसूत्र देखिए दोस्तों, क्रोमोसोम कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीने, लंबे तथा कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं तथा कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलोमियर कहा जाता है। गुणसूत्र मुक्त डीएनए 40% एवं क्षारीय टेलोमियर कहलाता है और गुणसूत्र मुक्त डीएनए का 40% एवं क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन का 60% का बना होता है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं साथियों। मनुष्य में 2 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 22 जोड़े स्त्री
में तथा पुरुष में 22 जोड़े स्त्री तथा पुरुष में समान हो रहते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है ना साथियों, वो स्त्री में XX अब पुरुष में XY होता है। इसी 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है साथियों। मनुष्य की एक कोशिका में DNA 46% गुणसूत्रों में इकट्ठा रहता है। गुणसूत्र आनुवंशिक संरचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है। कुछ सरीसृपों जैसे मगरमच्छ, छिपकली इत्यादि लिंग गुणसूत्र नहीं होती है। इन जीवों में लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप द्वारा होता है साथियों। शर्करा डीऑक्सीराइबोज की देखिए दोस्तों, थायमिन ब्लू कलर का है, साइटोसिन ये हरा है और ये ब्लू है दोस्तों, एडेनिन ब्लैक है, ग्वानिन पिंक है दोस्तों, गुलाबी कलर का है। हाइड्रोजन बंध देखिए किस तरह, और देखिए फॉस्फेट समूह, शर्करा और फॉस्फेट आधार। न्यूक्लियोटाइड्स देखिए दोस्तों किस तरह होता है। डीएनए की संरचना देखिए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए दोस्तों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है। यह कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला होता है। डीएनए की कुल मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तक क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। मूल रूप से यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों, ट्रेटिस या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए की संरचना 3 प्रकार के पदार्थों मटेरियल से निर्मित होते हैं। नाइट्रोजन क्षार साथियों, प्यूरिन हो गया, पिरामिडिन हो गया। प्यूरिन क्या है नाइट्रोजन क्षार में, एडिनिन है, ग्वानिन है, पेरिमिडिन देखिए दोस्तों साइटोसिन है और थायमिन है दोस्तों। चलिए शुगर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शुगर डीएनए में 2 डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज नाम की 5 कार्बन शुगर होती है। फास्फोरिक अम्ल H3PO4 दोस्तों, क्या है फास्फोरिक अम्ल H3PO4। डीएनए के नाइट्रोजन क्षारों में हमेशा एडेनिन ये दोस्तों थायमिन T के साथ एवं ग्वानिन G का साइटोसिन C के साथ युग्मन पेयरिंग होता है, जबकि आरएनए में थायमिन T के स्थान पर यूरेसिल U नामक पैराडीन क्षार पाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दोस्तों ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रस्तुत की थी, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शुगर फॉस्फेट बैकबोन दोस्तों, बैकबोन न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए एवं आरएनए की संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करते हैं। ये ऋणात्मक रूप से अवशोषित एवं जल रागी हाइड्रोफोलिक होते हैं, जो डीएनए को बैकबोन को जल के साथ बंधन बनाने में मददगार हैं साथियों। विभिन्न प्रजातियों की कोशिकाओं से प्राप्त डीएनए खंडों को पुनर्योजित डीएनए तकनीक के द्वारा समायोजित कर प्रक्रियात्मक डीएनए की रचना की जाती है। जंतु कोशिका में प्राप्त डीएनए के किसी भाग को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत करना संभव है। कृत्रिम प्रक्रियात्मक डीएनए के हिस्से प्रयोगशाला में निर्मित किए जा सकते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए कोशिका दर में बिखरा रहता है। यह एकल कुंडलित संरचना है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है। यह एक गैर आनुवंशिक पदार्थ है साथियों। क्या है? गैर आनुवंशिक पदार्थ। यद्यपि यह कुछ वायरस जैसे टेमेकोमोजेक वायरस TMB आदि में यह आनुवंशिकी पदार्थ की तरह कार्य करता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिसे मैसेंजर आरएनए, mRNA, छोटी mRNA या डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का कार्य करता है। राइबोसोम आरएनए, छोटी आरएनए, इसका निर्माण केंद्रिका न्यूक्लियस में होता है। यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80%
होता है। इसका मुख्य कार्य राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना। ट्रांसफर आरएनए, mRNA, tRNA दोस्तों, यह सभी आरएनए में सबसे छोटी आरएनए है। इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना है दोस्तों। tRNA की संरचना जानने में भारतीय मूल के जीव विज्ञान एच जी खुराना का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके इस योगदान के लिए उन्हें नीरनबर्ग तथा रॉबर्ट होले के साथ संयुक्त रूप से 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। डीएनए तथा आरएनए के बीच तुलना देखिए साथियों। उपस्थिति देखिए दोस्तों, कौन केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं। उपस्थिति आरएनए दोस्तों कोशिका द्रव तक केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। अब पैरामिडीन क्षार दोस्तों साइटोसिन और थायमिन में डीएनए में उपस्थित होते हैं। पैरामिडीन क्षार और आरएनए दोस्तों साइटोसिन और यूरेसिल उपस्थित है। आरएनए में क्या होता है, साइटोसिन और यूरेसिल, और डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन साथियों। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के बीच अंतर देखिए दोस्तों। आकार देखिए दोस्तों, साइज। जंतु कोशिका प्राय छोटी होती है। जंतु कोशिका कैसी होती है, छोटी होती है। ये 10 से 30 माइक्रोमीटर तक होती है दोस्तों। अब पादप कोशिका साथियों अपेक्षाकृत बड़ी होती है। ये 10 से 100 माइक्रोमीटर तक लंबी होती है दोस्तों। आकृति शेप दोस्तों, जंतु कोशिका विभिन्न आकृतियों की होती है। ये गोलाकार और अनियमित आकार की हो सकती है। पादप कोशिकाएं ज्यादातर आकार में समान होती है और चौकोर या घनाकार आकृति में भी होती है। ऊर्जा संग्रह, एनर्जी स्टोरेज, जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है साथियों। वृद्धि ग्रोथ, जंतु कोशिका में आकार में वृद्धि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने मतलब जंतु कोशिका के आकार में वृद्धि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने से होती है जंतु कोशिका में दोस्तों। लेकिन पादप कोशिका में वृद्धि मुक्तः कोशिका के आकार में वृद्धि करने से होती है। जंतु कोशिका भित्ति दोस्तों देखिए सेलवार। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में साथियों कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। प्यूरिन क्षार जो है वो एरानिन और ग्वानिन में डीएनए में काम करता है और आरएनए दोस्तों एरानिन और ग्वानिन में काम करता है। दोनों सेम है इसमें दोस्तों। अब पेंटोज सकरा जो है साथियों डिऑक्सी राइबोज है और इसमें दोस्तों देखिए आरएनए में राइबोज में पाया जाता है। और कार्य देखिए दोस्तों आनुवंशिक सूचनाओं का हस्तांतरण, इसमें दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण है आरएनए में। चलिए जीन देखते हैं। जीन आनुवंशिकी की इकाई है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। वायरस में जीन डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है, जबकि यूकेरियोटिक जीवों में यह केवल डीएनए का बना होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव में 20,000 से 25,000 मानव प्रोटीन कोशिकी कोडिंग जीन्स है। जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है, अर्थात किसी जीव में प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है जो विशिष्ट उपापचय मेटाबॉलिज्म क्रिया को नियंत्रित करता है। कोशिकीय उत्सर्जी पदार्थ सेकुलर एक्स्ट्रा सब्सटेंस दोस्तों, ये मुख्यतः पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो पादपों के लिए अनुपयोगी होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ निम्नलिखित हैं, जैसे अफीम साथियों। अफीम पोस्ता के कच्चे फल से तैयार किया जाता है। किसको? अफीम को दोस्तों। अब कुनेन को आपका तैयार किया जाता है सिनकोना की छाल से कुनेन को तैयार किया जाता है साथियों। रेस्पिरिन को दोस्तों रॉवेल्फिया की जड़ों से रेस्पिरिन को तैयार किया जाता है। निकोटीन को साथियों तंबाकू की पत्तियों से तैयार किया जाता है। कैफीन साथियों कॉफी के बीजों से तैयार किया जाता है। अथीन साथियों चाय की पत्तियों से तैयार किया जाता है।
मेरा जुआना दोस्तों भांग से इसको तैयार किया जाता है। कैनाबिस सटाइवा इसे भी कहते हैं दोस्तों। एट्रोपिन साथियों, इसे एट्रोपा की जड़ों से तैयार किया जाता है एट्रोपिन को। हींग दोस्तों फेरुला पौधे की जड़ों से प्राप्त रेजिन है दोस्तों। हींग किसे तैयार किया जाता है? फेरुला पौधे की जड़ों से प्राप्त रेजिन दोस्तों हींग। रबर साथियों हिबिया पौधे से प्राप्त लेटेक्स से तैयार किया जाता है रबर दोस्तों। हिबिया पौधे से प्राप्त लेटेक्स से क्या तैयार किया जाता है? रबर। कत्था साथियों किससे तैयार किया जाता है? कत्था आपका दोस्तों एकेसिया पौधों की लकड़ी से तैयार किया जाता है कत्था साथियों। कॉर्क दोस्तों, कॉर्क ओक वृक्ष की छाल से तैयार किया जाता है कॉर्क साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सिलिया जो है साथियों जंतु कोशिका में पाया जाता है। सिलिया कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में। इसका मुख्य कार्य कोशिका को गति करना साथियों। यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। साइटोकाइनेसिस दोस्तों, जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस के द्वारा केंद्रक द्रव विभाजित होकर अलग हो जाता है। अब पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस के दौरान कोशिका पट्टिका का निर्माण हो जाता है जिससे कोशिका विभाजित होती है साथियों। लवक जो है साथियों जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते साथियों। पादप कोशिका में लवक और हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है पाए जाते हैं दोस्तों। रसधानी दोस्तों वैक्यूल, जंतु कोशिका में छोटी छोटी रसधानियां हो सकती है। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रिका रसधानी वैक्यूल होती है दोस्तों। पादप कोशिका में 90% स्थान घेरती है। पादप कोशिका साथियों 90% स्थान घेरती है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट कोशिका की संरचना देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखिए ये दोस्तों जंतु कोशिका की संरचना है। व्हाइट में कोशिका द्रव होता है दोस्तों। गोल्जी वेहिकल दोस्तों इस गोल गोल का होता है, गोल्जी वेसाइकल कहते हैं उसे। और गोल्जी उपकरण साथियों लंबा लंबा होता है, इसे गोल्जी उपकरण कहते हैं। क्रोमैटिन दोस्तों ब्लू कलर का होता है, क्रोमैटिन उसे कहते हैं। केंद्रिका दोस्तों बीच में होता है, केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक दोस्तों साइड में होता है। और जालिका दोस्तों, जालिका केंद्रक साइड में होता है दोस्तों। खुदरी अंतर्दरिवा दोस्तों लाइन इस तरह बना है, इसे कहते हैं खुदरी अंतःपत्रिका। राइबोसोम किसे कहते हैं दोस्तों? इसे राइबोसोम कहते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट दोस्तों इसे कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट दोस्तों, जो तार ऐसा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया इसे कहते हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखता है साथियों। और दोस्तों माइक्रोट्यूबल्स और सेंट्रोसोम इस तरह होता है दोस्तों। माइक्रो फिलामेंट दोस्तों लाइसोसोम लाल लाल होता है दोस्तों। चिकनी अंतर्दर्वी जालिका दोस्तों। पर ऑक्सीसोम देखिए दोस्तों इस तरह होता है, फिगर देखिए। अब पादप कोशिका की संरचना देखिए दोस्तों। गोल्जी उपकरण आपका ब्लू होता है दोस्तों। गोल्जी पुटिका माइटोकॉन्ड्रिया भी देखिए। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। अंतःपरद्रव्य जालिका साथियों बीच में पिंक साइज होता है दोस्तों। आप लोग देखिए इस तरह का फिगर होता है। राइबोसोम देखिए हरा ग्रीन कलर का होता है दोस्तों। केंद्रक आपका व्हाइट होता है, तरल द्रव होता है केंद्रक में। और केंद्रिका दोस्तों बीच में होता है। रिक्तिका दोस्तों देखिए पीला येलो कलर का है साथियों। और कोशिका द्रव जो है ये ग्रीन टाइप है दोस्तों। क्रोलोप्लास्ट दोस्तों एक प्रकार का लवक है, इस तरह का होता है। क्रोलोप्लास्ट इसे कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कोशिका विभाजन साथियों, सेल डिवीजन। पैतृक कोशिका पेरेंट सेल्स में नई संतति कोशिका डॉटर सेल्स के बनने की क्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं साथियों। समसूत्री विभाजन मिटोसिस। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, अतः यह विभाजन कोशिका के गुणन वृद्धि और मरम्मत आदि के लिए होती है। समसूत्री विभाजन मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक केंद्रिका विभाजन और तथा दूसरा कोशिका द्रव विभाजन दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन मीसोसिस दोस्तों देखिए यह विभाजन प्रजनन अंगों की कोशिकाओं में होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं हेल्प लोड डॉटर सेल्स के गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन
कहा जाता है साथियों। लैंगिक जनन करने वाली जीवधारियों में इस विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं जो निषेचन क्रिया द्वारा पुनः द्विगुणित अवस्था प्राप्त कर लेती है। मियोसिस के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। मियोसिस 2 चरणों में पूर्ण होती है। एक अर्धसूत्री विभाजन 1 और दूसरा गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। बी देखिए दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन 2, प्रत्येक गुणसूत्र के 2 अर्ध गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के अंतर देखिए दोस्तों। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन यह कायिक कोशिकाओं सोमेटिक सेल्स में होता है जिसके फलस्वरूप द्विगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है दोस्तों। अर्धसूत्री में यह जनन कोशिका में होता है, इसके फलस्वरूप अगुणित हेल्पोड युग्म बनते हैं जो निषेचन में भाग लेते हैं। यह विभाजन केवल एक चरण में पूर्ण होता है। यह विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है दोस्तों। केंद्रक में एक ही विभाजन होता है किंतु गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका के समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या किस तरह होता है दोस्तों? संतति कोशिका के समान होता है। केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में दोस्तों केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 संतति कोशिकाएं बनती है। फलतः गुणसूत्रों की संख्या 35 कोशिका में आधी रह जाती है साथियों। समसूत्री विभाजन में देखिए इस विभाजन में पूर्वावस्था प्रोफेज अपेक्षा की सरल व कम अवधि होता है और पूर्वावस्था में 5 उप अवस्थाओं, ये है दोस्तों, ये है अर्धसूत्री विभाजन। पूर्वावस्था 5 उप अवस्थाओं में बटी रहती है जैसे लेप्टोटीन, जैगोटीन और पैकेटीन और डिप्लोटीन डाइकोनेसिस दोस्तों। इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है साथियों, नहीं होता है। काई जिमेटा नहीं बनते। काई जिमेटा बनने व क्रॉसिंग ओवर होने के कारण ही संतति कोशिकाओं में भिन्नताएं पाई जाती है। इस विभाजन में सेंट्रोमियर में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर अवस्थित होते हैं तथा द्विसूत्रीय डबल थ्रेड होते हैं। मेटाफेज 1 में गुणसूत्र 4 सूत्रीय हो जाते हैं जबकि मेटाफेज 2 में समसूत्री विभाजन के समान ही होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस विभाजन में संतति कोशिकाओं के में गुणसूत्रों की संख्या 35 कोशिका के समान ही रहती है साथियों। और अर्धसूत्री में दोस्तों इस विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 35 कोशिकाओं से आधी रह जाती है। इस विभाजन में परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विभाजन में परिणाम स्वरूप 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है साथियों। महत्व: समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है और लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान रहने के लिए आवश्यक है। जीवों में भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य मिसोसोम करते हैं जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य साथियों माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन्स एक अर्धपारगमय झिल्ली होती है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने या जाने देती है। गोल्जी काय साथियों, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य कोशिका सेल द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि पैकेजिंग करना है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। हरित लवक साथियों, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर किचन ऑन द सेल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। और नियंत्रित समसूत्री विभाजन अनकंट्रोल्ड माइटोसिस से कैंसर हो जाता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि और मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है साथियों। बुढ़ापे के लिए एंगिंग जीन जिम्मेदार होता है। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम के अंदर NIF जीन होते हैं जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होता है साथियों। पादप और जंतु कोशिकाओं में प्रयोगशाला में पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है दोस्तों। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिचट ने किया था। उत्तक कोशिका का ऐसा समूह है जिसमें कोशिका की उत्पत्ति, संरचना और कार्य एक समान होते हैं। पौधों के अधिकांश उत्तक यांत्रिक सहारा
देने वाले होते हैं, जिनमें अधिकांश मृत होते हैं। इसके विपरीत जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू दोस्तों, ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतकों को दो प्रमुख वर्गों में रखा गया है, जैसे विभियोजक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एवं अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू दोस्तों। विभियोजक ऊतक साथियों कौन होता है? इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन द्वारा निरंतर नई कोशिकाओं का निर्माण करना। कोशिका विभाजन होकर पौधे की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में सहायक होता है। पौधे की जड़ व तने के शीर्ष भाग पर शीर्षस्थ विभियोजक ऊतक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एवं पार्श्व भाग में पार्श्वस्थ विभियोजक ऊतक लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उपस्थित होते हैं। पत्तियों के आधार पर अंतर्वेशी विभियोजक ऊतक पाए जाते हैं, जो अस्थायी ऊतक के बीचों बीच में उपस्थित होता है साथियों। इसके लक्षण, प्रमुख लक्षण निम्न। विभियोजक की कोशिका अधिक क्रियाशील होती है तथा इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है साथियों। ये आपस में सघनता से जुड़ी रहती है, इसलिए इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है साथियों। इसमें एक स्पष्ट केंद्रक और सघन और पर्याप्त कोशिकाएं द्रव पाई जाती है। शीर्षस्थ विभियोजक उसमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक शीर्ष की लंबाई में वृद्धि करना और अंतर्वेशी विभियोजक इंटरस्केलरी मेरिस्टेमेटिज्म दोस्तों पर्व संधि के मध्य की लंबाई में वृद्धि करना। पार्श्व विभियोजक दोस्तों देखिए पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करना, लेटरल मेरिस्टेमेटिक दोस्तों। शीर्षस्थ विभियोजक ऊतक दोस्तों, शीर्षस्थ विभियोजक ऊतक ये होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक और संवहनीय एधा दोस्तों वेस्कुलर कम्बिनियम कॉर्क एधा दोस्तों ये होता है। और रूट देखिए ये कॉर्क एधा मूल रोम है और संवहनीय एधा है साथियों, मूल गोप रूट कैप शीर्षस्थ विभियोजक। अंतर्वेशी विभियोजक ऊतक दोस्तों, अंतर्वेशी विभियोजक ऊतक पर्व संधियों पर पाए जाते हैं। पर्वांतर की लंबाई में वृद्धि इन ऊतकों की सक्रियता के कारण होती है। ये घास, कुल, चावल, मक्का, गन्ना इत्यादि के पौधे में पाए जाते हैं। पर्वांतर दोस्तों इंटर नोड्स वृद्धि जोन ऑफ द इलोगेनेशन दोस्तों। अंतर्वेशी विभियोजक दोस्तों पर्व संधि नोड्स। पार्श्व विभियोजक ऊतक देखिए दोस्तों ये ऊतक पादपों के किनारे के भागों में अवस्थित होते हैं। ये कॉर्क कैम्बियन के रूप में छाल ब्रैक के नीचे पाया जाता है। यह पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है साथियों। शीर्षस्थ विभियोजक एपिकल मेरिस्टेमेटिक दोस्तों पर्वांतर इंटरनोड दोस्तों पत्ती लीफ और पर्व संधियां नोड दोस्तों पार्श्व विभियोजक दोस्तों लिटरल मेरिस्टेमेटिज्म। अस्थायी ऊतक देखिए दोस्तों परमानेंट टिश्यू क्या होता है? अस्थायी ऊतक विभियोजक ऊतकों से बनते हैं एवं इसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। अस्थायी ऊतकों का एक निश्चित आकार होता है। ये कोशिकाएं जीवित और मृत होती है। ये कोशिकाएं जीवित और मृत होती है। कोशिकाओं का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है साथियों और कोशिका भित्ति पतली और मोटी होती है। कैसी होती है? पतली और मोटी होती है, हो जाती है। इसमें एक रसधानी युक्त कोशिका द्रव होती है। अस्थायी ऊतक को मुख्यतः दो भागों में सरल ऊतक और जटिल ऊतक में विभाजित किया जाता है। सरल ऊतक क्या है दोस्तों? सिंपल टिश्यू। ये वे ऊतक हैं जो एक समान कार्य करते हैं, समान प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। असमान उद्भव और समान कार्य करने के कारण ये सरल ऊतक कहलाते हैं। इसमें निम्न प्रकार हैं। मृदु ऊतक साथियों देखिए यह पौधों का संरक्षण करता है एवं पत्तियों में भोजन निर्माण करता है। साथ ही उत्सर्जित पदार्थ गोंद, रेजिन और टेनिन आदि को भी संचित करता है। मॉस में जल वहन मृदु ऊतक द्वारा ही होता है। स्थूल कोण ऊतक देखिए दोस्तों ये पौधों को यांत्रिक सहायता देने के साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति होने पर भोजन निर्माण भी करता है। दृढ़ ऊतक देखिए साथियों यह रसेदार पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा देता है। पौधों के आंतरिक भागों के साथ साथ बाह्य परतों में भी यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है साथियों। अंतर कोशिकीय स्थान इंटरसेकुलर स्पेस दोस्तों की भित्ति की मोटाई में वृद्धि, केंद्रक अग्रक्तिका और कोशिका भित्ति साथियों।
देखिए मृदु ऊतक हो गया पेनकाइमा अनुकाट, स्थूल कोण ऊतक क्या हुआ दोस्तों, स्थूल मज्जा युग्म दोस्तों। दृढ़ ऊतक और अंतुकाट, सरल अस्थायी ऊतक क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू दोस्तों, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जल और खनिज तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं साथियों, एक तो जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है साथियों। जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक वेसिकुलर टिश्यू भी कहते हैं साथियों। जाइलम देखिए साथियों, ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। कौन, जाइलम साथियों। ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधा के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इन्हें जल संवहन ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। भूमि का जल संप्रासरण दबाव द्वारा मूल रोमों तक पहुंचता है। फ्लोएम देखिए दोस्तों, ये जीवित ऊतक होते हैं जो भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। यह वृक्ष की छाल के आंतरिक परत है। यदि किसी वृक्ष का फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंचता, वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। चलिए साथियों, हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए जाइलम इस तरह है, ये जाइलम हुआ, ये मज्जा हुआ, ये कॉर्क हुआ दोस्तों, पीला वाला कॉर्क है। फिर एपिडर्मिस देखिए इस तरह होता है, ये ब्लैक है एपिडर्मिस। फ्लोएम देखिए बीच वाला क्या है, फ्लोएम है साथियों। कैम्बियन आपका ये है दोस्तों, ये जो है कैम्बियन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तने का अनुप्रस्थ काट दोस्तों। जल व खनिज का संवहन होना, कोशिकाओं के मध्य अंतःभित्ति अनुपस्थित, एक तरफा संचलन, मृत बाह्य कोशिका दोस्तों। ये क्या है, जाइलम के बारे में बोल रहा हूं दोस्तों। एक तरफ संचलन, मृत बाह्य कोशिका, सीधा चलेगा दोस्तों, इसका है काम सीधा चलना। और फ्लोएम का देखिए दोस्तों, फ्लोएम ऊपर से आता है, नीचे भी दोस्तों अप डाउन करता है दोस्तों। भोजन का संवहन, अंतःभित्ति चलनी नलिकाएं उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है दोस्तों कोशिका में। अब दो तरफा संचलन है, वही जो बताया दोस्तों। जीवित कोशिकाएं परंतु सहारे की आवश्यकता होती है। जटिल अस्थायी ऊतक दोस्तों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ऊतक तंत्र। जब एक या एक से अधिक ऊतक मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो ऊतकों के इस समूह को ऊतक तंत्र कहते हैं। पौधों में 3 प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं साथियों। बाह्य त्वचीय ऊतक का कार्य सुरक्षा प्रदान करना एवं जल की हानि को रोकना साथियों। भरण ऊतक का कार्य प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन एकत्र करना एवं सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना साथियों। संवहन ऊतक का कार्य कहते हैं जल, खनिज, लवण तथा भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य साथियों। द्वितीय वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ, अधिकांश द्विबीजपत्रियों में एधा कैम्बियन की एक कॉर्क कैम्बियन की क्रियाशीलता के कारण स्तंभ, तना एवं जड़ों की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। ये द्वितीय वृद्धि कहलाता है दोस्तों। वार्षिक वलय देखिए, एनुअल रिंग्स दोस्तों। विभिन्न जंतुओं में मौसम में परिवर्तन के कारण कैम्बियन की सक्रियता में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण स्पष्ट वार्षिक वलय का निर्माण होता है। ये वार्षिक वलय 1 वर्ष की वृद्धि को पारदर्शिता करते हैं, जिसकी गिनती कर वृक्ष की अवस्था की जानकारी प्राप्त की जाती है साथियों। देखिए जंतु कोशिका दोस्तों, एनिमल टिश्यू, या सभी बहुकोशिकीय प्राणियों में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं दोस्तों, थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। जैसे देखिए जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू, उपकला ऊतक हो गया दोस्तों। उपकला ऊतक में देखिए सल्की एपिथेलियम, स्तंभकार एपिथेलियम और दोस्तों घनाकार एपिथेलियम। और संयोजी ऊतक में देखिए साथियों, संयोजी ऊतक में कौन कौन सा है, वास्तविक संयोजी ऊतक हो गया, फिर कंकाल ऊतक हो गया, अस्थि ऊतक और उपास्थि ऊतक। और संयोजी ऊतक में देखिए इतना है दोस्तों, एरियोलर वसा, फिर संयोजी ऊतक, फिर श्वेत ऊतक और फिर टेंडन दोस्तों, फिर लिगामेंट क्या हो गया, कौन में हुआ, संयोजी ऊतक में दोस्तों, वास्तविक संयोजी ऊतक में। और तरल ऊतक में दोस्तों देखिए फिर क्या है, इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, हरित श्वेत रक्त कोशिकाएं
ऑपरेटलिस्ट है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे इस पूरा पॉइंट पर चर्चा करते हैं दोस्तों। उपकला ऊतक क्या होता है दोस्तों? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथिकल टिश्यू। उपकला ऊतक का कार्य शरीर को बाह्य आवरण व रक्षा प्रदान करना, साथ ही श्रवण या उत्सर्जन, संवेदना तथा अवशोषण की क्रिया को पूर्ण करना। यह शरीर के कुछ आंतरिक अंगों को ढकने का कार्य करता है। एपिथेलियम ऊतकों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है: आवरण या कवरिंग एपिथेलियम एवं ग्रंथिल या ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऊतक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो ग्रंथि का निर्माण करते हैं। कवरिंग एपिथेलियम को दो भागों में बांटा गया, एक सरल सिंपल और दूसरा संयुक्त कंपाउंड। साथियों, सरल एपिथेलियम ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा। सल्की एपिथेलियम, ये त्वचा की बाहरी परत पर पाए जाते हैं एवं जीवा, ग्रास नली, आहार नाल के स्तर बनाते हैं दोस्तों। स्तंभकार एपिथेलियम देखिए दोस्तों, इसका कार्य अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना भी होता है दोस्तों। घनाकार एपिथेलियम क्या होता है साथियों? ये लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड, वृक्क नलिकाओं में पाए जाते हैं। रोमक पक्षामी एपिथेलियम, इनकी मुक्त सतह पर रोम पाए जाते हैं। ये अंडवाहिनी, श्वास नली तथा मुख गुहा में पाए जाते हैं दोस्तों। एपिथेलियम टिश्यू देखिए दोस्तों, सिंपल क्यूबिडियल और सिंपल स्क्विनेस सीलिया, ये दोस्तों ये केंद्रक है। देख लीजिए फिगर कैसा कैसा होता है। पक्षाम्बी एपिथेलियम का फिगर किस तरह। चलिए हम लोग देखते हैं नीचे दोस्तों। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है दोस्तों? ये ऊतक शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने, अंगों तथा शरीर के आकार प्रदान करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। रक्त का प्रकार एक संयोजी ऊतक कहलाता है। इन ऊतकों की उपस्थिति भ्रूण के मेसोडर्मा से होती है। शरीर में ये ऊतक सबसे अधिक पाए जाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और दूसरा भी है दोस्तों कंकाल ऊतक स्केलेटल टिश्यू, और तीसरा सरल ऊतक फ्लूइड टिश्यू। वास्तविक संयोजी ऊतक क्या हुआ साथियों? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। एरिओलर ऊतक दोस्तों, इन्हें लचीले संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें लचीले संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ये विभिन्न ऊतकों अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं: फाइब्रोब्लास्ट, मस्ट और मैक्रोफेजेज। और दोस्तों फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं कोलेजन एवं इलास्टिन तथा फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन का निर्माण करती है। मस्ट कोशिकाएं हिस्टामिन और हिपेरिन तथा सेरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करते हैं। मैक्रोफेजेज सूक्ष्मजीवी एवं विजातीय कणों को नष्ट करने का कार्य करता है। मैक्रोफेजेज देखिए दोस्तों, फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर देखिए किस तरह होता है। ये जो है दोस्तों कोलेजन फाइबर की है। वसा संग्रहण क्षेत्र केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली। लचीला संयोजी ऊतक दोस्तों एरियोलर ऊतक और एडिपोज ऊतक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। वसा संयोजी ऊतक क्या है दोस्तों? यह त्वचा के नीचे एवं किडनी के चारों तरफ वसा कोशिकाओं के रूप में पाया जाता है। ये वसा का संश्लेषण, संग्रहण और उपापचय करते हैं। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले स्तनधारियों को ताप क्षय से बचाता है। श्वेत ऊतक व्हाइट टिश्यू दोस्तों, ये विशेषीकृत संयोजी ऊतक है। यह कपाल हड्डियों के बीच इनकी उपस्थिति उन्हें अचल बनाती है। टेंडन दोस्तों, यह घना और मजबूत तंतुमय ऊतक है जो मांसपेशियों को अस्थियों तथा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। टेंडन क्या करता है दोस्तों? मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। टेंडन मांसपेशियों से अस्थियों को। लिगामेंट देखिए, यह घना तंतुमय संयोजी ऊतक है। ये अस्थियों को जोड़ों से जोड़ने का कार्य करता है। अस्थियों के जोड़ों से के कारण ये मनुष्य अपनी गर्दन, उंगलियां और पैरों को आसानी से घुमा सकता है दोस्तों। कंकाल ऊतक दोस्तों स्केलेटल टिश्यू क्या? यह शरीर को तथा अन्य ऊतकों को सहारा प्रदान कर उन्हें मजबूती
से जोड़ता है। यह शरीर का अंत कंकाल बनाता है। जो कशेरुकी जंतुओं का विशेष लक्षण या कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क आदि की रक्षा करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, उपस्थि कार्टिलेज ऊतक तथा अस्थि बोन ऊतक। उपस्थि ऊतक कार्टिलेज टिश्यू क्या होता है देखिए साथियों, यह ठोस परंतु अर्ध कठोर एवं लचीले संयोजी ऊतक है। इसमें मैट्रिक्स की संरचना कोड्रीन नामक प्रोटीन से होती है। इसकी कोशिकाओं को कोड्रोसाइट्स कहते हैं, जो एक छोटे स्थान लेकुना में अवस्थित होती है। अस्थि ऊतक देखिए बोन टिश्यू दोस्तों, यह एक ठोस दृढ़ एवं मजबूत संयोजी ऊतक है साथियों। इसका मैट्रिक्स ओसेन नामक प्रोटीन का बना होता है। अस्थि का मैट्रिक्स फॉस्फेट, सल्फेट और कार्बोनेट एवं कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्लोराइड लवणों से समृद्ध होता है। इसकी कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। लंबी एवं मोटी अस्थियों के बीच में पाई जाने वाली खोखली गुहा या स्थान या मज्जा गुहा मैरो कैविटीज कहलाती है। एडिपोज ऊतकों से भरी मज्जा गुहा अस्थि मज्जा बोन मेरो कहलाती है। लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मेरो अस्थियों के सिरों के पास पाई जाती है तथा अस्थियों के मध्य में पीली अस्थि मज्जा येलो बोन मेरो पाई जाती है। लाल अस्थि मज्जा द्वारा लाल रक्त कणिकाओं तथा पीली अस्थि मज्जा द्वारा श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है दोस्तों। स्पंजी अस्थि देखिए दोस्तों, ये होता है लाल अस्थि मज्जा, ये होता है तंत्रिका, ये होता है दोस्तों रक्त वाहिकाएं, यह स्थगन अस्थि दोस्तों। अब पीली अस्थि मज्जा येलो बोन मेरो दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर साथियों। तरल टिश्यू देखिए दोस्तों, रक्त या रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त या रुधिर क्या है दोस्तों, तरल संयोजी ऊतक है। इसकी कोशिकाएं प्लाज्मा नामक दर में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है। ये कोशिकाएं तीन प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं इरिथ्रोसाइट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स दोस्तों। देखिए यह 55% जो है दोस्तों ये प्लाज्मा है, क्या है प्लाज्मा, और 45% दोस्तों ये रक्त है दोस्तों, द्रव है। रेड ब्लू सेल्स ये प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स दोस्तों, ये जो है व्हाइट ब्लड सेल्स है और रेड ब्लड सेल्स ये है दोस्तों, और प्लेटलेट्स जो भीतर है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेशी ऊतक में मस्कुलर टिश्यू। परिचालन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतकों की आवश्यकता होती है। गतिशीलता, मोबिलिटी एवं संकुचनशीलता जीवों के शरीर के महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। इस गतिशीलता एवं संकुचनशीलता में मायोसिन तथा एक्टिन नामक संकुचनशील प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेशियां मानव शरीर का औसतन 40% से 50% भाग बनाती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की होती है। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, आरेखित, अनैच्छिक, अनस्ट्रिपेड और इनवॉलेंट्री मेस्कुल्स। रेखित और अनैच्छिक दोस्तों स्ट्रिपेड और वॉलेंट्री मेस्कुल्स। हृदय पेशी, कैरेडिस और हार्ट मसल्स दोस्तों। आरेखित और अनैच्छिक पेशी देखिए, आरेखित पेशी संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं होता है, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ये आयरिस बिरसन मूत्राशय और रक्तवाहिनियों में पाई जाती है। आहार नाल में भोजन का प्रवाह इसी पेशी के संकुचन एवं प्रसारीकरण होता है साथियों। रेखित या ऐच्छिक पेशी, रेखित पेशी जंतु के कंकाल को संबंध रखती है और इसमें ऐच्छिक गति होती है, जिस कारण इन्हें कंकाल पेशी, स्केलेटल मसल्स या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं दोस्तों। इसके कोशिका द्रव को सर्कोप्लाज्मा कहते हैं, जिसमें अनेक मायोफाइब्रिल होते हैं। यह बाह और पैर, गर्दन, आंगों में पाई जाती है। ये पेशियां तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती है। हृदय पेशी देखिए दोस्तों, हृदय पेशी हृदय की भित्ति बनाती है। इसमें अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती है, परंतु ये स्वभाव अनैच्छिक इनवॉलेंट्री होती है। संकुचन एवं प्रसारण होता है। इसके संकुचन को नियंत्रण तंत्रिका तंत्रों के द्वारा ना होकर स्वयं पेशियों की नियंत्रण होता है दोस्तों। नोट, सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती है साथियों। रेखाएं देखिए, और ये केंद्रक हुआ, केंद्रक ये हुआ साथियों, ये केंद्रक हुआ।
चिकनी पेशी रेशे है दोस्तों, स्मूथ मसल्स फाइबर्स व रेखाएं केंद्रक ये है। न्यूक्लियस जिसे कहते हैं संलग्न कोशिकाओं के बीच उपस्थित संधि स्थल है। मांसपेशी का ऊतक रेखांकित कंकाल पेशी ऊतक और चिकनी या आरेखित ऊतक दोस्तों हृदय पेशी ऊतक। तंत्रिका ऊतक देखिए दोस्तों, तंत्रिका ऊतक एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। मस्तिष्क मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका कोशिका ऊतकों की बनी होती है। शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना इसकी विशेषता है। तंत्रिका कोशिका संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। इसे न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। न्यूरॉन की छोटी शाखा वाले अनेक प्रवर्ध भी होते हैं, इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबी होती है। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क मेरुरज्जु बनते हैं। एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन डेंड्राइट से जुड़कर सिनेप्स बनाती है। डेंड्राइट देखिए दोस्तों केंद्रक हुआ और साइटोन ये हुआ, ये एक्सॉन व साथियों। माइलिन शीथ नोड ऑफ रेनवियर किसे बोलते हैं? इसे दोस्तों नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और दोस्तों एक्सॉन टर्मिनल तंत्रिका का अंतिम सहारा क्या है दोस्तों? एक्सॉन टर्मिनल है दोस्तों। न्यूरॉन की संरचना देखिए दोस्तों, स्तनधारियों में मोटे तौर पर 2 प्रकार के स्तंभ कोशिकाएं स्टीम सेल पाई जाती है। भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, वयस्क स्तंभ कोशिका। स्तंभ कोशिका को भ्रूणीय प्रकार बीज फूटी अवस्था से व्युत्पन्न होती है। वयस्क कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है। स्तंभ कोशिकाएं बीज पुट्टियों को नष्ट किए बिना ही प्राप्त की जाती है। ये अंतःकंकाल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों में कुछ कोशिकाएं रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है साथियों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करते हैं। चैप्टर क्लोज हो गया दोस्तों। इसके बाद ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। इसका ऑब्जेक्टिव दोस्तों अलग से करवाया जाएगा कोशिका ऊतक का दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर 1 से 2 बार जरूर देखिएगा साथियों। धन्यवाद दोस्तों।